इस वीडियो को देखने से पहले मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम इसका पहला पार्ट भी देख लो। इससे होगा ये कि तुम्हें पार्ट 2 समझने में ज्यादा आसानी होगी। लिंक ऊपर फ्लैश हो रहा है, अगर तुम चाहते हो तो देख लो और अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। चलो पुष्पा 2 की कहानी स्टार्ट करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत इंडिया से 6000 किलोमीटर दूर जापान में एक बंदरगाह पर होती है, जहाँ कुछ कंटेनर्स ओवरलोड होने की वजह से नीचे गिर जाते हैं और उसमें से एक कंटेनर में लाल चंदन होता है। अब ये इलीगल चीज इस कंटेनर में कहां से आई ये जानने के लिए वहां पर कुछ लोग आते हैं और जब वे कंटेनर की तलाशी ले रहे थे वहां उन्हें एक मजदूर मिलता है। वे लोग उसे रस्सी से बांधकर हवा में लटका देते हैं, जिसके बाद पानी के रिफ्लेक्शन से उन्हें पता चलता है कि वह पुष्पा है। वे सभी अपना हथियार निकालते हैं और इससे पहले कि कोई पुष्पा पर हमला करे, पुष्पा हवा में ही झूलने लगता है, अपनी रस्सी काटता है और सबको एक एक करके मारने लगता है। लेकिन आज पुष्पा की किस्मत खराब है। वहाँ पर उन जापानी लोगों का बॉस आता है और पुष्पा को गोली मार देता है। पुष्पा सीधा समुंदर में जाकर गिरता है, जिसके बाद उसे अपना बचपन याद आता है, जहाँ कुछ लड़के क्रिकेट खेलते समय अपनी बॉल नदी में डुबा देते हैं और उसे लाने के लिए पुष्पा को भेजते हैं। और ये एक शर्त थी क्योंकि वे लोग नहीं मान रहे थे कि पुष्पा के बाप का नाम मोल्लेटी वेंकटरमन है। अगर पुष्पा ने बॉल वापस ला दी तो वे उसकी बात मान लेंगे। बॉल वापस लाने के लिए पुष्पा पानी में छलांग लगाता है और यहाँ पर भी वह डूबने लगता है। अचानक ही पुष्पा की नींद खुलती है और अब हम प्रेजेंट में हैं, जहां शेखावत अपना भेष बदलकर पुष्पा के मजदूरों के साथ लाल चंदन काटने जा रहा है। उस सफर के दौरान सभी मजदूर पुष्पा और शेखावत के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उस टकले शेखावत को पुष्पा ने नंगा कर दिया था। शेखावत ये सब सुन रहा था। ऑफ कोर्स उसके अंदर गुस्सा था, पर वो सही वक्त का इंतजार करता है। जहाँ इसके बाद हम श्रीवल्ली की एंट्री देखते हैं, जो अपनी सासू माँ के साथ मंदिर आई है। लेकिन वहीं पर मोहन भी अपने परिवार के साथ आया है और तुम्हें तो पता ही है वो क्या करता है, एक भी मौका नहीं छोड़ता पुष्पा को बेइज्जत करने का। तो वहाँ पर भी वो वही करता है। जहाँ आगे फिर से हम शेखावत को देखते हैं, जो अपनी मजदूरी लेते वक्त सबके सामने अपने आप को रिवील करता है और वहाँ पर अपनी पुलिस की फौज बुलाता है और सबको गिरफ्तार कर लेता है। उन मजदूरों में एक सीनू नाम का लड़का भी था, जिसकी आज शादी है, पर क्योंकि वह जेल चला गया है, लड़की का बाप लड़की की शादी किसी और के साथ कराने के बारे में सोच रहा है। लेकिन पुष्पा के होते हुए ऐसा हो सकता है क्या? पुष्पा सीनू को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और हालांकि पुलिस उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी, पर जब पुष्पा उनके ऊपर किए गए अपने एहसानों को याद दिलाता है और सीनू की जगह एक दूसरा सीनू देता है, तब वे सीनू को छोड़ देते हैं। सीनू जब बाहर आता है, पुष्पा की नजर उसके जख्मों पर पड़ती है, जिससे पुष्पा को पता चलता है कि शेखावत ने मजदूरों को बस गिरफ्तार नहीं किया है, उन्हें बुरी तरह से मारा भी है। शेखावत से बदला लेने के लिए पुष्पा पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन ही खाली कर देता है। सभी पुलिस वालों को उनकी पूरी जिंदगी भर की कमाई देकर वह उनसे कहता है तुम पैसे लो और नौकरी छोड़ दो। इन सब के बाद जब शेखावत वहां आता है, तब वहां केवल एक ही पुलिस ऑफिसर बाकी था। वे उसके प्रमोशन की बात करते हैं, पर वो बताता है कि मैं तो बस चाबी और ये इस्तीफा का कागज देने के लिए रुका था। पुष्पा से मैंने भी पैसे ले लिए हैं। इसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और अभी तक तो बस टाइम पास ही हो रहा था। असली कहानी अब शुरू होती है, जहाँ हम देखते हैं कि पुष्पा सीएम से मिलने जा रहा है। श्रीवल्ली उससे कहती है कि सीएम के साथ एक फोटो खिंचवा लेना, हम उसे घर में लगाएंगे और मैं सबको बताऊंगी कि मेरा पति का सीएम के साथ उठना बैठना है। श्रीवल्ली की बात सुनकर और उसके साथ फीलिंग्स खेलकर पुष्पा सीएम से मिलने निकल जाता है। एंड वैसे तो पुष्पा और सिद्धप्पा मिनिस्ट्री की बात करने के लिए सीएम से मिलने गए थे, पर सिद्धप्पा पुष्पा से कहता है मैं शेखावत के ट्रांसफर की बात भी कर लूंगा। हालांकि पुष्पा उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि ऐसे में लोगों को लगेगा कि पुष्पा शेखावत से डर गया। पुष्पा और सिद्धप्पा अंदर जाकर सीएम से मिलते हैं, जहाँ शुरुआत में तो सीएम उनसे अच्छे से बात करता है, लेकिन जब पुष्पा उनके साथ फोटो खिंचवाने की कोशिश करता है, सीएम इनडायरेक्टली उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि पैरों की जूती कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हाथों में पहनकर थोड़ी घूमेंगे। और ये कहते हुए उसके साथ फोटो नहीं खिंचवाता, क्योंकि फोटो से उसकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। बाहर निकलने के बाद पुष्पा शांत था। सिद्धप्पा से बात करते हुए वह कहता है मैं समझता हूँ उसे मेरे साथ फोटो खिंचवाने में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि मैं एक स्मगलर हूँ। अगर तुम सीएम होते तो तुम भी मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाते। पर सिद्धप्पा कहता है नहीं पुष्पा, मैं तो फोटो खिंचवाता। पुष्पा कहता है अच्छा तो बन जाओ सीएम। सिद्धप्पा फिर से कहता है सीएम बनना आसान नहीं है पुष्पा, इसके लिए पैसे चाहिए। पुष्पा कहता है कितना? सिद्धप्पा कहता है नहीं भी तो कम से कम 100 करोड़। पुष्पा कहता है 500 करोड़ देता है, होगा क्या? जहां आगे हम देखते हैं कि पुष्पा टीवी पर आ रहा है, जिसे देखने के लिए श्रीवल्ली की सहेलियां श्रीवल्ली को बुलाती है। टीवी पर पुष्पा कहता है कि सीएम साहब आज थोड़ा बिजी है, तो वे बोल रहे हैं कि 24 जुलाई को वो मेरे घर आएंगे और वहां वो फोटो खिंचवाएंगे। मेरे बाइकों की इच्छा थी ना। श्रीवल्ली यह सुनकर खुश हो जाती है और माँ से कहती है उस दिन हम पूरे तिरुपति को घर बुलाते हैं
और खाना खिलाते हैं। माँ कहती है अच्छा विचार है। अगले दिन सिद्धप्पा प्रताप रेड्डी के पास जाता है और अपने सीएम बनने की इच्छा को बताता है। उसकी बातें सुनकर प्रताप रेड्डी समझ जाता है कि जरूर इसके पीछे कोई और है, क्योंकि अकेले सिद्धप्पा में इतनी हिम्मत नहीं है। तभी प्रताप रेड्डी के लिए उसके भाई सुब्बा रेड्डी का कॉल आता है, जहाँ पुष्पा एक सोफे में 5 करोड़ लेकर आया है। सुब्बा रेड्डी पुष्पा की बात प्रताप रेड्डी से कराता है। प्रताप पुष्पा से पूछता है कि 5 करोड़ किस लिए लाए हो, तो पुष्पा कहता है ये तेरे लिए नहीं है, ये तेरे भाई के लिए है। 5 करोड़ मैं इसके लिए लाया ताकि तुझसे बात कर सकूं। तेरे लिए एक अलग सोफा भेजा है 25 करोड़ का। प्रताप पैसे देखकर उससे पूछता है तुझे क्या चाहिए। पुष्पा कहता है सिद्धप्पा को सीएम बना दो। पुष्पा का पैसा प्रसाद जैसा है, हर किसी को नहीं मिलता, मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। प्रताप उसकी बात सुनकर फोन रखता है और सिद्धप्पा से कहता है ये कौन है सिद्धप्पा, न इसे पैसों की चिंता है और न ही पाँव का खौफ, लगता है इसे कोई चोट लगी है, संभल कर रहना पड़ेगा इससे। बाहर निकलकर सिद्धप्पा पुष्पा से कहता है क्या पुष्पा 5 करोड़ फोन करवाने के लिए और 25 करोड़ वजन डालने के लिए ऐसे लेमन चूस की तरह पैसे बांटते रहे तो सिंडिकेट का पैसा खत्म हो जाएगा। पुष्पा कहता है कि सिंडिकेट की कमाई अब बदलने वाली है, क्योंकि पुष्पा अब नेशनल नहीं इंटरनेशनल होने वाला है। जिसमें आगे हम देखते हैं कि मालदीव्स में पुष्पा एक आदमी से डील करने आया है। वह आदमी उस गाड़ी को देखता है जिसमें पुष्पा आया है और वह कहता है इस गाड़ी में तो मेरा कुत्ता भी नहीं बैठेगा। पुष्पा से बात करते वक्त भी वह अपनी अकड़ दिखाता है और कहता है देखो मैं छोटा मोटा डील नहीं करती, मिनिमम 1000 करोड़ 100-200 टन का डील नहीं करती। इंडिया में किसी को भी फोन करती ना तो वो भेज देती। पुष्पा कहता है करके देख ले। वह आदमी अपने कॉन्टैक्ट्स को फोन करता है, पर सभी लोग वापस लाल चंदन के लिए पुष्पा को ही कॉल करते हैं। वह आदमी कहता है नाम छोटा पुष्पा पर साउंड बहुत बड़ा। वे लोग 5000 करोड़ की डील करते हैं, जिसमें पुष्पा 4900 करोड़ ही देने को कहता है, क्योंकि 100 करोड़ की उसे चाहिए इज्जत। वे उनके हेलीकॉप्टर को ही ले लेते हैं और उस आदमी को उस टेम्पो में ही जाना पड़ता है जिसकी कुछ समय पहले वह बेइज्जती कर रहा था। पुष्पा अपने सभी आदमियों को फोन करके सभी को 100 या 150 टन माल भेजने को कहता है और इसी सिलसिले में सिंडिकेट मेंबर्स की एक मीटिंग भी होती है, जहां बिज्जा रेड्डी नाम का एक आदमी पुष्पा से कहता है मुझे केवल 50 टन का ऑर्डर दिया है, मुझ पे भरोसा नहीं है क्या पुष्पा। तभी वहां बैठे दूसरे लोग भी उससे कहते हैं कि वह मंगल श्रीनु का एरिया है, वहां से माल निकालना आसान नहीं है, इसीलिए तुझे कम माल का ऑर्डर दिया गया है। पर वह कहता है कि मैं ये काम कर लूंगा। तो उसकी बात सुनकर पुष्पा उसे भी 100 टन का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद सभी लोग पुष्पा से पूछते हैं कि तुम्हें इतना सारा माल क्यों चाहिए। केशव उन्हें बताता है कि यहाँ पर सीएम के साथ एक फोटो लगवाने के लिए, और तभी श्रीवल्ली उनके पास आती है। वह पुष्पा से मटन रस्सा चखने को कहती है। पुष्पा उसे चखने के बाद कहता है कि इसमें नमक ज्यादा है, जिसे सुनकर श्रीवल्ली गुस्सा हो जाती है और सारा मटन बाहर फेंकने जाती है। केशव ये सब पुष्पा को बताता है। पुष्पा अंदर जाता है, जहाँ श्रीवल्ली उस पर अपना गुस्सा निकालती है। बाहर सिंडिकेट मेंबर्स भी ये सब सुन रहे थे और इसका मजा ले रहे थे। जहाँ आगे हम देखते हैं कि मंगल श्रीनु की वाइफ शेखावत के पास जाती है और उसे बताती है कि हमें पुष्पा की एक कमजोर कड़ी का पता चल गया है, जो है बिज्जा रेड्डी। वो पहले मंगल श्रीनु के लिए ही काम किया करता था, पर अब वो पुष्पा के लिए काम करता है। मंगल की वाइफ शेखावत से कहती है मुझे पता है वो माल कहाँ से ले जाता है, अगर तू उसे डरा देगा तो पूरा सिंडिकेट हिल जाएगा। पर उस रात शेखावत बिज्जा के माल को रोक कर उसे बस डराता नहीं है, उसे मार देता है। और जब बिज्जा रेड्डी के फ्यूनरल में सभी सिंडिकेट मेंबर्स उपस्थित होते हैं, वहाँ पर अब सभी लोग मंगल श्रीनु को सिंडिकेट की जिम्मेदारी वापस देने के समर्थन में हैं। वे सिद्धप्पा से कहते हैं या तो शेखावत और पुष्पा की सलाह करा दे या फिर पुष्पा की जगह मंगल को दे दे। अगले दिन इसे सुलटाने के लिए सिद्धप्पा 10 करोड़ का ऑफर लेकर शेखावत के पास जाता है और उससे कहता है क्या शेखावत तू छोटी सी बात का पतंगड़ बना रहा है, जब पुष्पा ने तुझे नंगा किया था वहाँ पर बस तुम दोनों ही तो थे। यह सुनकर शेखावत सिद्धप्पा को शर्ट उतारने को कहता है, जिससे सिद्धप्पा उस पर गुस्सा हो जाता है। शेखावत कहता है देखा कमरे में बस हम दोनों ही हैं, फिर भी शर्ट उतारने को कहा तो तुझे गुस्सा आ गया ना, मुझे भी ऐसा ही लगा था। यह देखते हुए कि शेखावत उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं है, सिद्धप्पा सच में अपने कपड़े उतार देता है और शेखावत से पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। तब शेखावत कहता है अपने दुश्मन को ढेर करना चाहता हूँ ताकि मेरे कलेजे को ठंडक मिले। सिद्धप्पा उसे कहता है पुष्पा को सॉरी बोलने बोल दूंगा, चलेगा। शेखावत इसके लिए मान जाता है। अगले दिन पुष्पा के सॉरी के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, जहाँ शेखावत उस सॉरी के लिए ऐसे एक्साइटेड था जैसे कि उसका पहला प्यार आज उसे आई लव यू कहने वाला हो। पुष्पा उस पार्टी में सॉरी कहने के लिए आता है और लंबे इंतजार के बाद
कह देता है। इस बात को शेखावत रिकॉर्ड करता है और उसे लूप में सुनता है और अपनी जीत का जश्न मनाता है। पुष्पा सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है, पर रास्ते में यह बात उसे बहुत खटकने लगती है कि जैसे वो अब असली पुष्पा है ही नहीं, क्योंकि असली पुष्पा कभी झुकता नहीं और ये तो झुक गया। वह श्रीवल्ली और केशव को गाड़ी से उतारता है, वापस उस पार्टी में जाता है और उस गाड़ी को ही उड़ा देता है जिसमें शेखावत बैठा था और उस पुल पर पेशाब भी करने लगता है जिसमें शेखावत जाकर गिरा था। अचानक ये सब कुछ देखकर शेखावत शोक में ही आ जाता है। वहाँ पर पुष्पा एक लंबा चौड़ा भाषण देता है और कहता है, कौन बात किया रे सिंडिकेट बॉस चेंज करने का? तुमने बनाया क्या मेरे को? मंगल श्रीनु वो असली शेर है, किसी की हिम्मत नहीं थी उससे बात करने की जब वो हर टन पे ज्यादा पैसे खा रहा था, लेकिन उससे मैंने बात की और मैं खुद बना सिंडिकेट का बॉस। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं। ये सब सुनते सुनते और ये बात याद करके कि जिस पुल पर मैं गिरा था वहाँ पुष्पा ने पेशाब किया, शेखावत पूरी तरह से फायर मोड में आ जाता है और तब आता है मूवमेंट जब पुष्पा 2 भी अच्छी लगने लगती है। शेखावत पुष्पा पर गोली चलाने की कोशिश करता है, यह देखते हुए पुष्पा भी उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है लिटरली, पर वो मूवमेंट तो था। इस गर्मा गर्मी के माहौल में पुष्पा शेखावत को चैलेंज देता है, आने वाले सोमवार की सुबह सूरज निकलने से पहले 4:11 का मुहूर्त है, 2000 टन माल चेन्नई बॉर्डर पार करेगा, दम है तो रोक के दिखा शेखावत। अगर तूने माल पकड़ लिया तो मैं सिंडिकेट छोड़कर जिंदगी भर मजदूर बन के काम करूंगा। शेखावत चैलेंज एक्सेप्ट करता है और सोमवार को जब वो सभी रास्तों को ब्लॉक करके एक पुल के ऊपर माल जाने का वेट कर रहा था, तभी एक बोतल नदी में गिरती है जिससे उन्हें पता चलता है कि नदी में पानी नहीं है। इसका मतलब है कि माल नदी के रास्ते भी जा सकता है और उनका शक बिल्कुल सही था, माल नदी के रास्ते ही जा रहा था। शेखावत तेजी से उनका पीछा करता है पर नदी में वह माल पकड़ने में असफल हो जाता है। पर नदी पार करने के बाद शेखावत कुछ बैलगाड़ियों की मदद से सभी ट्रक को रोकता है और लाल चंदन को पकड़ लेता है। अगले दिन जब वे इसका जश्न मना रहे थे, मंगल श्रीनु पहचान लेता है कि असल में जिसे वे लाल चंदन समझ रहे हैं वो लाल चंदन नहीं सैंड्रा है, जो केवल बाहर से लाल होता है जबकि लाल चंदन बाहर अंदर दोनों तरफ से लाल होता है। यह शेखावत के लिए बहुत बड़ा झटका था, पर इसके बाद उसे एक और झटका लगता है क्योंकि असल में जिन बैलगाड़ियों की सहायता से उसने माल को पकड़ा था वो बैलगाड़ियां ही लाल चंदन की बनी थी। उसकी ऐसी फटी हालत देखने के लिए पुष्पा भी वहाँ आता है जहाँ उनके बीच एक बेहतरीन वार्तालाप होती है, वो भी केवल इशारों में। वहाँ से जाते जाते पुष्पा उस आखिरी लाल चंदन के बने बैलगाड़ी को भी ब्लास्ट कर देता है जो शेखावत के हाथ लगी थी। आगे हम देखते हैं कि तिरुपति में जतरा सेलिब्रेट किया जा रहा है जहाँ पुष्पा अपनी फैमिली के साथ आया है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि श्रीवल्ली अब प्रेग्नेंट है। पुष्पा यह सुनते ही माँ काली का अवतार धारण कर लेता है और नृत्य करने लगता है और जब उसका नृत्य खत्म होता है श्रीवल्ली उसे पूछती है, ये सब क्या है सामी, तुम क्या कर रहे हो? पुष्पा उसे बताता है कि माँ काली के भेष में जतरा में नाचने से मनोकामना पूरी होती है और मैंने भगवान से एक बेटी मांगी है, क्योंकि अगर बेटा हुआ तो मैं उसे खानदान का नाम भी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगर एक बेटी हुई तो शादी के बाद उसे खानदान का नाम तो मिलेगा ना। ये सब सुनकर श्रीवल्ली पुष्पा को गले से लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ उसी पार्टी में कुछ लड़के लड़कियों को छेड़ रहे थे जिसमें कि मोहन की बेटी यानी कि पुष्पा की भतीजी कावेरी भी शामिल थी। पुष्पा यह देखकर उन सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है और जब लड़ाई खत्म होती है वहाँ मोहन भी आता है और पुष्पा को धन्यवाद कहने की जगह उससे कहता है, ये सब करके तुम खानदान का नाम पाना चाहते हो क्या? तो भूल जाओ, अगर ये लोग कावेरी का पल्लू हटा भी देते तो भी मुझे उतनी शर्म नहीं आती जितना तुम्हें भाई कहने पर आती है। यह सुनकर श्रीवल्ली भड़क जाती है और उनसे कहती है, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे खानदान का नाम, क्योंकि पुष्पा को अब उसकी जरूरत ही नहीं है। अब पुष्पा कोई साधारण इंसान नहीं है, वो खुद में एक ब्रांड है। जहाँ इन सब के बाद आखिर में उन सभी लड़कों को जो लड़कियों को छेड़ रहे थे उन्हें आधा गंजा करके घोड़े में बैठाकर जतरा से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद हम मंगल श्रीनु, उसकी वाइफ और शेखावत को देखते हैं जो कि सीएम से मिलने आए हैं, क्योंकि पुष्पा का माल रामेश्वरम के बंदरगाह से श्रीलंका जाने वाला है और इसीलिए सीएम से उन्हें तमिलनाडु पुलिस की सपोर्ट की जरूरत है ताकि वे लोग पुष्पा के माल को रोक सके। वे लोग सीएम को यह भी बताते हैं कि पुष्पा प्रताप रेड्डी के साथ 500 करोड़ की डील कर चुका है, अगर उसने उनका साथ नहीं दिया तो जल्द ही उसकी सीएम की कुर्सी भी छिन जाएगी। माल बंदरगाह से निकलने ही वाला था कि उसी वक्त शेखावत वहाँ आता है, लेकिन इससे पहले कि वो माल पकड़े सभी नाव श्रीलंका के लिए निकल जाती है। शेखावत उनका
उनका पीछा करता है, पर जब श्रीलंका की बॉर्डर आती है तब उन्हें रुकना पड़ता है और हमेशा की तरह इस बार भी शेखावत पुष्पा से हार जाता है। यही थी पुष्पा की जीत और पुष्पा 2 की असली कहानी। इसके बाद पुष्पा के पास पैसे ही पैसे आ जाते हैं। वह प्रताप के साथ अपनी 500 करोड़ की डील पूरी करता है और आखिरकार वो दिन 24 जुलाई को सीएम बदल देता है। सिद्धप्पा खुशी से पुष्पा के घर आता है, जहाँ वह श्रीवल्ली को भी बताता है कि उसके एक फोटो मांगने की वजह से वह आज सीएम बना है। वह उनके घर में खाना खाता है और सभी के साथ फोटो भी खिंचवाता है। वैसे तो इसी को फिल्म का अंत होना था, पर पार्ट 3 को सेटअप करने के लिए कुछ लड़के कावेरी को उसके कंप्यूटर क्लास से उठा लेते हैं और कावेरी को वापस लाने के लिए पुष्पा अपना गन उठाता है और लाइव टेलीविजन में जाकर कहता है, मेरी बच्ची को जैसे उठाया था वैसे ही वापस कर दो, वरना मैं सभी को बकरे की तरह रप्पा रप्पा काटूंगा। बाहर आकर भी पुष्पा एक अनाउंसमेंट करता है और कहता है, उन कमीनों को मैंने 1 घंटा दिया है, पर तुम्हारे पास केवल आधा घंटा है कावेरी को ढूंढने के लिए, और जब तक कावेरी नहीं मिल जाती इस जिले में गवर्नमेंट का रूल नहीं है, पुष्पा का रूल है। दूसरी तरफ से हमें यहाँ पता चलता है कि जिसने लड़की को उठाया है वो कोई और नहीं, प्रताप रेड्डी के भाई का बेटा बुग्गा रेड्डी है। सिद्धप्पा ये बात पुष्पा को बताता है और इस मामले से दूर रहने को कहता है, क्योंकि प्रताप रेड्डी से दुश्मनी महंगी पड़ सकती है। बट एज वी ऑल नो, पुष्पा कभी झुकता नहीं, वह सबको भाड़ में जाने को कहता है। वहीं टीवी पर पुष्पा की धमकी देखकर बग्गा रेड्डी पुष्पा को फोन करता है, उसे अपना लोकेशन बताता है और 10 करोड़ लेकर अकेले आने को कहता है। जिसके बाद पुष्पा अपना सोफा उठाकर उनके अड्डे में जाता है। वहां जाकर वह सीधा अपनी गन बग्गा रेड्डी के सीने में रखता है, पर क्योंकि कावेरी को भी गन पॉइंट पर रखा गया है इसीलिए वह अपनी गन नीचे कर लेता है। वे लोग उसे साड़ी पहनाकर मारते हैं ताकि उस दिन की बेइज्जती का बराबर बदला ले सके, पर इसके बाद वे एक गलती कर देते हैं पुष्पा के सामने लड़की के कपड़े उतारने की कोशिश करके। और हालांकि पुष्पा के हाथ पैर बंधे हुए हैं, पुष्पा अपने दांतों से ही सबको मारने लगता है। पहले उसके पैर खुलते हैं और फिर उसका हाथ, और वो क्या ही सीन था। ऐसा फील होता है कि अब क्या, कहानी खत्म, अब चाहे भगवान भी क्यों ना आ जाए कोई उसका कुछ भी उखाड़ नहीं सकता। वह रप्पा रप्पा करके सबको मार देता है। और हालांकि वहां पर सिद्धप्पा के कहने पर पुष्पा के लोग उसे रोकने आते हैं, पर पुष्पा सबको मार देता है और आखिर में बग्गा रेड्डी को भी, और साथ ही वहां पर आए उसके बाप को भी। एंड देन हम देखते हैं कि प्रताप रेड्डी दोनों को फ्यूनरल देता है और उस जगह पुष्पा फ्रेंचाइज के सभी विलन्स असेंबल होते हैं, सिवाय एक के जो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। इधर पुष्पा के घर मोहन आता है और आज तक के अपने सभी के लिए माफी मांगता है और कावेरी की शादी का न्योता देता है। वहाँ पर पुष्पा उससे मिलने भी नहीं आता, पर वह शादी में जाता है और उससे गले मिलता है, जहाँ आखिर में जब वे सभी साथ थे एक गुलदस्ते में हमें एक डेविल जैसा लोगो देखने को मिलता है, जिसमें से टी की आवाज आती है। एक जला हुआ हाथ एक रेड बटन को क्लिक करता है और हम देखते हैं कि शहर में एक धमाका हुआ। और ये आदमी कौन है, ऐसा इसने क्यों किया, ये तो पार्ट 3 में ही पता चलेगा। पर मुझे पता चल गया है कि यह वीडियो तुम्हें अच्छी लगी, इसीलिए तुम इसे अंत तक देख रहे हो। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। ओके बाय।